ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एनाटमी के जो क्वेश्चंस हैं ना, यूजली जो स्टेप 1 में या किसी भी इम्तिहान के अंदर आते हैं, वो क्लिनिकली ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। स्पेशली यूएसए मेरी स्टेप 1 है, उसमें बेसिकली स्नैरियो बना के आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, स्नैरियो की सूरत में आएंगे कि आपको स्नैरियो आएगा, पेशेंट जो है वो हेडेक के साथ है, वॉमिटिंग के साथ है, और अब जो है ना वो प्रेजेंट हुआ है आपके पास अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। तो सीटी स्कैन हो गया, सीटी स्कैन पे कोई साइंस ऑफ पेपिलोडिमा नहीं है, साइंस ऑफ रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर नहीं है, और एग्जामिनेशन में भी पेपिलोडिमा नहीं है। तो जो है डॉक्टर साहब ने उसकी लंबर पंक्चर करना है, तो एट विच लेवल नीडल शुड बी इंसर्टेड, या एट विच लेवल स्पाइनल कार्ड फिनिशेस। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो लंबर पंक्चर की का सिनेरियो, लंबर पंक्चर की इंडिकेशन, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जगह जैसे कि आप लोगों को अगर याद है तो हमारी 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा, रेक्नाइड और पाया। ठीक है, जो इसलिए जो CSF है वो आपकी सब रेक्नाइड स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, तो नंबर पंक्चर जो होती है हम लोग करते हैं एट द लेवल ऑफ L3-4 या L4-5। ठीक है, पेशेंट को हम लोग लेटाते हैं, लेटा के उसका स्पीरियक इंटीरियर स्पीरियक इलियक स्पाइन नोमिनेट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, और स्ट्रेट लाइन जो है बैकवर्ड गुजर रही होती है L3-4 या L5 के लेवल पे। ठीक है, इलियक क्रस्ट के लेवल पे, L3-4 या L5 के लेवल पे, यहाँ पे हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं। पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड पे हो सकता है या लेटरली लेटा होगा। आपने LP अगर होते हुए देखी हुई है तो उसमें आपको आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ से नीडल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाले पॉइंट्स कि CSF होता कौन सी स्पेस में है, सबरेक्टाइल स्पेस, नंबर 1। नंबर 2, लेवल कौन सा, L3-4 L4-5। और जो क्या कहते हैं उसको, जब भी पेशेंट का हमने लंबर पंक्चर करना है तो उसमें हमेशा जो चीज़ रूल आउट करनी है, दैट इज़ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब भी आपने पेशेंट का CSF करना है, उसको लंबर पंक्चर करना है, तो उसको हमेशा इंट्राक्रैनियल प्रेशर रूल आउट करना है। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि जब हम लोग लंबर पंक्चर करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, एकदम यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो क्या हो सकता है, ये जो ब्रेन का ये वाला जो एरिया है, यहाँ से कंप्रेशन हो सकती है, तो सेरिब्रल हर्निएशन हो सकती है। तो सेरिब्रल हर्निएशन होगी तो ब्रेन स्टेम कंप्रेशन हो सकती है, ब्रेन स्टेम कंप्रेशन होगी तो क्या हो सकता है, आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसकी डिप्रेशन होगी और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, पोस्ट एलपी क्वेश्चन आ जाता है। पोस्ट एलपी मेन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है पेशेंट को, पोस्ट एलपी हेडेक होता है, या आपने जहाँ पे नीडल इंसर्ट की थी वहाँ से लीक हो सकता है। तो पोस्ट एलपी हेडेक हो या पोस्ट एलपी लीक हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का अपना ब्लड लेते हैं और वापस जहाँ जिस जगह से हमने एलपी की होती है वहाँ पे हम लोग ब्लड इंसर्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं ब्लड पैच लगाना। ठीक है, तो इस एक स्लाइड के ऊपर याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं कि एलपी करनी कहाँ पे है, स्पाइनल कार्ड किस लेवल पे करनी है, किस पॉइंट पे आपका स्पाइनल कार्ड ख़त्म होती है, और एलपी करने से पहले आपने इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हमेशा देख लेना है कि ये रेस तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी हम लोग को एमरजेंसी में चौंकी आया है, मेनिंजाइटिस का केस, तो बड़ी दफ़ा होता है कि वहाँ पे आप पेरिफेरी में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पेशेंट आएगा फीवर्स के साथ, हेडेक के साथ, वोमिटिंग के साथ, और आपके पास सहूलियात अवेलेबल नहीं है। तो आप पहला काम करोगे, उसको एंटीबायोटिक का शॉट लगाओगे, ठीक, और एंटीबायोटिक लगा के उसको रेफ़र कर दोगे। ठीक है, अच्छा, आपके पास CT स्कैन अगर अवेलेबल है और आपकी एक्सपर्टीज़ हैं फंडोस्कोपी करने की,
तो फंडोस्कोपी करके लाजमी तौर पे उसकी पेपिलोडेमा देख लेना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को फिट्स पड़े हों, पेशेंट को क्या कहते हैं उसको किसी लिम्ब की वीकनेस हो, या पेशेंट एल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है और आपके पास सीटी स्कैन और पेपिलोडेमा देखने की सलाहियत नहीं है, तो उस पेशेंट की हम लोग रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन बन जाती है ये कि उसमें हम लोग एलपी नहीं करते। ठीक है, पेशेंट को फिट्स पड़े हों, लिम्ब की वीकनेस हो या पेशेंट बेहोश हो और आपके पास सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं है, फंडोस्कोप अवेलेबल नहीं है, तो उस पेशेंट को हम लोग फिर उसकी एलपी नहीं करते, कुछ देर बाद एलपी करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अगर इस पेशेंट की एलपी हमें करनी पड़ जाए तो फिर हम लोग क्या करते होते हैं, कोशिश करते हैं कि सबसे जो पतले बोर वाली नीडल है वो यूज़ करें, सबसे बारीक बोर वाली नीडल यूज़ करें, और जितना फ्लूइड थोड़ा सा हमें चाहिए वो निकाल के बाद उसको बंद कर दें, उसको नीडल को निकाल लें। अच्छा, लंबर पंक्चर जो है ना, उसके साथ हम लोग दो काम और कर सकते हैं उसी स्पेस पे, उसी जगह पे, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर हो रहा है आपकी एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, सॉरी लंबर सब रेक्टल स्पेस के अंदर। ठीक है, जबकि जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है ये हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट की क्या कहते हैं उसको, एनेस्थीसिया के लिए। कुछ सर्जरी होनी है, उस पेशेंट को कोई पेन है लेबर की, लेबर रूम में ये बड़ा यूज़ होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, उससे बचने के लिए। ठीक है, लेवल वही बन रहा है L2 L3-4 या L4-5-S1। ठीक है, ये वाला ये वाला ये लेवल और ये लेवल। अच्छा, जो मैं पढ़ रहा था जो पुराने MCQs हैं ना उसके यू वर्ल्ड के और पार्ट 1 के, तो उनमें पूछा हुआ था कि एलपी करते हुए आप कौन कौन से विजरा को में से होके गुजरते हैं। तो स्किन, फेशिया, लिगामेंटम फ्लेवम, इसमें सुपरस्पाइनस लिगामेंट और इंटरस्पाइनस लिगामेंट भी शामिल है। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, अच्छा, ये स्पाइनल कार्ड है, अगर आप लोग गौर करें तो स्पाइनल कार्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे नर्व्स रह जाती हैं, यहाँ पे फिर आगे वो शुरू हो जाता है पेशेंट की जो नीचे हम लोग, जिसको हम स्पाइनल कार्ड के लोअर एंड को हम कहते हैं कॉनस मेडुलैरिस, और इससे नीचे जो नर्व्स का एक गुच्छा सा बनता है उसको कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। पार्ट 2 का लेवल जब न्यूरोलॉजी का कोई एग्जामिनेशन हो तो उसमें ना पेशेंट को लो लिम्ब वीकनेस हो, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाता है कॉर्डा इक्वाइना और कॉनस मेडुलैरिस। तो बड़ा पसंद है प्रोफेसर्स को कॉर्डा इक्वाइना क्या चीज़ होती है और कॉनस मेडुलैरिस क्या चीज़ होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पोर्शन है इसकी लीजन होगी, तो जो कि स्पाइनल कार्ड की लीजन है तो दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, जबकि इससे नीचे जो होती है ना आपकी नर्व्स का गुच्छा होता है स्पाइनल नर्व्स का, इस नर्व का मसला होगा, क्योंकि नर्व्स का मसला है तो लीजन कौन सी टाइप की होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कॉर्डा इक्वाइना और कॉनस मेडुलैरिस को डिफरेंशिएट करने का। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में पेशेंट की टोन ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होती हैं और प्लांटर्स अपगोइंग होते हैं, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, टोन डिक्रीज होती है, रिफ्लेक्सेस कम होती हैं और प्लांटर्स डाउन गोइंग होते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने जो कि हमने स्पाइनल कॉर्ड का आखिरी पोर्शन देख रहे थे, तो स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी पोर्शन के साथ एक जो चीज़ क्लिनिकली एसोसिएटेड है वो कॉर्डा इक्वाइना और कॉनस मेडुलैरिस है। ठीक है, अच्छा जी, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है स्पेशली हमारे ओपीडीज में बैकएक के साथ, तो उसमें हर्निएटेड जो डिस्क है ना वो बड़ा कॉमनली आता है। अगर आप लोग गौर करें तो हमारी जो वर्टिब्रल्स होते हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने शॉक एब्जॉर्बर दिए हुए हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर हमारी ये जो
वर्टिब्रास के अंदर डिस्क होती हैं, डिस्क के दो पार्ट्स होते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस और दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब आपको पता है कि जो वर्टिब्रास हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए होते हैं, तो इनके दरमियान ये जो वाला गैप होता है इसमें से नर्व्स निकल रही होती हैं, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अगर किसी वजह से ये दरमियान वाला पोर्शन न्यूक्लियस पल्पोसिस पुश करना शुरू कर दे आपकी स्पाइनल नर्व को, तो क्या होगा, वो नर्व की कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को पेन होगी। तो कमर से निकलती हुई दर्द जो एक टांग की तरफ जाती है, तो आपको हिस्ट्री किस तरह की मिलेगी, कमर से निकल के एक टांग की तरफ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, शियाटिका पेन, SCIA, शियाटिका। शियाटिका बड़ा कॉमन है, हमारी जो क्या कहते हैं ख़वातीन हैं स्पेशली में बहुत कॉमन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, शियाटिका जो है वो मोस्ट कॉमनली L4-5, L5-S1 या सर्वाइकल रीजन में भी हो सकता है। बेसिकली होता क्यों है, डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, और जब क्या कहते हैं उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा तो वो आपकी स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करेगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो न्यूरोसर्जरी वाले या मेडिसिन वाले लोग जो हैं, जब हम लोग हिस्ट्री ले रहे होते हैं, एक तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि ये पेशेंट को जो बैक एक हो रही है ये शियाटिका की वजह से है या इसकी कोई और रीज़न है। तो शियाटिका की मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बता दी कि हिस्ट्री में पेशेंट कहता है कि मुझे एक टांग में दर्द होती है और टांग की मूवमेंट्स पे वो दर्द बढ़ती है। ठीक है, और ये दर्द जो है कमर से निकलती हुई महसूस होती है। तो आपने हिस्ट्री में एक पॉइंट तो ये याद रखना है, कमर से निकलती है और एक टांग की तरफ जाती है। दूसरा, अब जिस एरिया की वो नर्व होगी L5-S1 या L4-5, तो उस एरिया के मसल्स डैमेज होंगे। उस एरिया की हम लोग एग्जामिनेशन करते होते हैं कि पेशेंट को टोस पे चला के देखना या उसको हील्स के ऊपर चला के देखना, तो इन दोनों में किस पॉइंट पे उसको पेन ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे कि पेशेंट को कंप्रेशन हो रही है, MRI इन्वेस्टिगेशन करवाते होते हैं। इसका जो इलाज होता है, पहला इलाज होता है पेशेंट को कहते हैं कि हम लोगों को हार्ड बेड यूज़ करें, झुक के काम नहीं करना। ठीक है, और सिंपल पेन किलर्स। बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ये लेमिनेक्टमी कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए बोन का, तो उससे क्या होगा, स्पेस मिल जाएगी नर्व को। क्योंकि आप देखें न्यूक्लियर पल्पोसिस तो ये लेमिना के दरमियान जो है वो नर्व ये कंप्रेस हो रही है। ठीक है, और दूसरा काम क्या किया जा सकता है कि आजकल एक इंजेक्शन मिलता है ओजोन थेरेपी जिसको कहते हैं, वो ओजोन लगाते हैं, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस को अंदर पुश कर दिया जाता है। ठीक है, ये कोडा इक्वाना वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो नर्व्स का एक गुच्छा होता है जो नीचे की तरफ जाता है। अच्छा जी, थर्ड टॉपिक हमारा आज का है एब्नॉर्मल कर्वेचर्स ऑफ द स्पाइन। इसको मैं याद रखने के लिए एक मैं फार्मूला बताता हूँ, काफ से कुब्बा और काफ से काइफोसिस। ठीक है, ओल्ड एज में आपने बुज़ुर्ग देखे होंगे जो झुक के चलते हैं। ओल्ड एज में बेसिकली होता क्या है कि बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, डिस्क की डिजेनरेशन होती है। तो जो ऐसे ईंटें जो हमने ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, वो कोई ईंट छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है, तो जो आपकी स्पाइन की जो नॉर्मल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आगे की तरफ झुकने को हम लोग काइफोसिस कहते हैं। लंबर स्पाइन का आगे की तरफ बढ़ जाना इसको लॉर्डोसिस कहते हैं, यानी नवाब की तरह। लॉर्ड मीन्स नवाब आया, नवाब जैसे सीना चौड़ा करके चलते हैं ना आगे की तरफ, उसको लॉर्डोसिस कहते हैं। जबकि आगे आपके थोरेसिक रीजन का आगे की तरफ झुक जाना इसको काइफोसिस कहते हैं। ठीक है, और साइड पे स्पाइनल हो जाए इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। और ये सारे प्रोसेस
इकट्ठे हो रहे हों, इसको हम लोग काइफोस्कोलियोसिस भी कहते हैं। जिससे पेशेंट को काइफोसिस भी है और स्कोलियोसिस भी है, ठीक है। और अंडरलाइन काज इज ऑस्टियोपोरोसिस और क्या कहते हैं उसको, डिजेनरेटिव चेंजेस। हम लोगों के लिए, मेडिसिन के लोगों के लिए प्रैक्टिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? जब किसी पेशेंट को कंजेनिटल, अव्वल तो ये ओल्ड एज में होता है, अगर बचपन से काइफोसिस स्कोलियोसिस हो तो क्या होगा, आपकी जो वर्टिब्रा हैं इनके साथ से आपकी रिब्स निकल रही होती हैं, ठीक है। तो आपके जो रिब केज के अंदर क्या चीज़ होती है, लंग्स होते हैं। तो लंग्स जो है पूरी तरह इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होगी, लंग्स पूरी तरह इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे। उनमें एयर और ब्लड के गैस्ट्रस एक्सचेंज का इशू नहीं होगा। उसके अंदर मेन मसला क्या हो रहा होगा कि लंग्स पूरी तरह इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो काइफोस्कोलियोसिस से रिलेटेड आप लोगों को लंग डिजीज़ आए तो आपने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पेशेंट को काइफोस्कोलियोसिस चेस्ट डिफॉर्मिटी है, तो चेस्ट डिफॉर्मिटी में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होंगी लंग डिजीज़। लंग डिजीज़ दो तरह की होती है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो काइफोस्कोलियोसिस इज ए टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, आपको कोई एक पॉइंट बताएंगे कि इस जगह से पेशेंट का ना फ्रैक्चर हुआ है और उसके साथ एसोसिएटेड पेशेंट को कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ जो आपकी ह्यूमरस है ना, इससे इसके चार तरह के फ्रैक्चर्स, नेक का फ्रैक्चर, शैफ्ट का फ्रैक्चर, सुप्राकंडाइलर और मीडिया एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर। इन जो होती है ना आपकी बोन, इसके साथ मसल्स चल रहे हैं, आर्टरीज चल रही हैं, नर्व्स चल रही हैं, ठीक है। जब भी फ्रैक्चर होगा तो इन तीनों का डैमेज होता है। मसल डैमेज होगा, आर्टरी डैमेज होगी या नर्व डैमेज होगी। तो हम लोग भी नर्व का टॉपिक हम लोग पढ़े रखते हैं। नर्व अगर डैमेज हो रही है, अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर है तो यहाँ से एक्सिलरी नर्व गुजरती है, ठीक है। तो पेशेंट को उसके डेल्टॉइड का पैरालिसिस हो जाएगा, उसको आर्म की आगे आगे नर्व्स का ना फंक्शन आएगा तो उसमें और ज़्यादा ये वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये चार पॉइंट्स को ना आपने ना रटा लगाना है लाजमी तौर पे कि किस पॉइंट पे फ्रैक्चर है तो कौन सी नर्व डैमेज है, समझ गए नहीं। नेक का फ्रैक्चर तो एक्सिलरी नर्व, शेफ्ट का फ्रैक्चर तो रेडियल नर्व, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर है तो मीडियन नर्व, और एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर है तो अल्नर नर्व, ठीक है। ये आर्म की मेजर नर्व्स हैं ये तीनों, रेडियल, मीडियम और अल्नर नर्व। तो सारी की सारी डैमेज हो सकती हैं सिर्फ एक ह्यूमरस के फ्रैक्चर से। फ्रैक्चर में ट्रॉमा पेशेंट किस तरीके से हुआ है, हड्डी कहाँ से टूटी है, इस वजह से जब पेशेंट को फ्रैक्चर होता है तो हम लोग आर्थोपेडिक्स वाले जो है ना पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाजमी करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाजमी करते हैं। इन तीनों नर्व्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, उनको हम लोग चेक करते हैं। रेडियल नर्व के साथ पेशेंट को रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, मीडियन नर्व के साथ क्लॉ हैंड बन जाता है, अल्नर नर्व के साथ क्लॉ हैंड बन जाता है, और मीडियन नर्व के साथ पेशेंट को कार्पेट नर्व सिंड्रोम वाले फीचर्स आते हैं। ये नर्व्स जो हैं तफसील के साथ आगे आएंगी। क्योंकि अपर लिम्ब के अंदर जो आपकी तीनों नर्व्स हैं, इनका कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी फॉर्म में यूएसएमएलई में, लैब में और एमआरसीपी में लाजमी आता है नर्व डैमेज का। अच्छा जी, अब दो बड़े मशहूर फ्रैक्चर्स हैं, एक स्मिथ फ्रैक्चर और एक कुलिस फ्रैक्चर। ये हैं दोनों डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर। अगर ये बोन जो है टूट के
एंटीरियरली पुश हुई है, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्मिथ्स फ्रैक्चर। एंटीरियरली मीन्स आगे की तरफ। अगर बोन टूट के पीछे की तरफ पुश हुई है, डिस्टली पुश हुई है, तो इसको कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है। इन दोनों का ये डिफरेंस है। कोलिस फ्रैक्चर बड़ा कॉमनली इम्तिहान में पूछा जाता है। इसमें आप लोगों की हिस्ट्री है कि खातून है वो उठाने लगी थी फ्राई पैन या तवा या कोई भारी चीज़ हल्की सी, जिसको उठाने से मेरी हाथ टूटना नहीं चाहिए, और एकदम जो है वो पेन के साथ हाथ पकड़ के बैठ गई है, तो पता चला कि वो यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की मैनिफेस्टेशन है कि ट्रिवियल ट्रॉमा, यानी ऐसा ट्रॉमा जिससे बोन का फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द फॉरम आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है कि डोर्सल एस्पेक्ट होती है फ्लेक्स रिस्ट का, ठीक है, जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड होता है, जबकि कोलिस फ्रैक्चर में क्या है, जो डिस्टल पार्ट है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड होता है, डोर्सम को पोस्टीरियर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो होती है ना बड़ी स्पेसिफिक, बड़ी मशहूर है ज़माना जो टर्म है वो डिनर फोक डिफॉर्मिटी है। अच्छा, हैंड के फ्रैक्चर्स के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो कार्पल है उसमें स्क्योफाइड का फ्रैक्चर। स्क्योफाइड का फ्रैक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसके नज़दीक से आर्टरी गुजर रही होती है, ठीक है, तो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा वो आर्टीरियल सप्लाई डैमेज होके पोस्टीरियर पार्ट को क्या हो जाएगा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। इसकी हिस्ट्री आप लोगों को बड़ी स्पेसिफिकली आती होती है कि पेशेंट जो है ना वो जब अपने आर्म को मूव करता है, उसको ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा ऐसे हुआ है कि गिरा है, तो उसका जो हाथ है ना वो जब हम लोग गिरते हैं तो अपने हाथ को ऐसे फैलाते हैं, फैलाने से क्या होगा कि आपका ये हाथ जो ज़मीन के साथ ज़ोर से टच करेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है कार्पस का ये आके ज़मीन पे लगा, ठीक है। और पेशेंट के एग्जामिनेशन में हमें कैसे पता चल सकता है कि इसका फ्रैक्चर हो गया, तो वो हाथ को ऐसे लिटरली मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके साथ एक तो इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि स्क्योफाइड का फ्रैक्चर हुआ क्यों है, ठीक है। पेशेंट अपनी पाम्स के ऊपर गिरा है, नंबर 1। हमें कैसे पता चला, एग्जामिनेशन पे वो लिटरली मूव नहीं कर पाता, ठीक है। और इसकी जो हम लोग, एक होता है एनाटॉमी का स्नफ बॉक्स, अगर हम लोग अपने बाजू को अपने जो अंगूठा है इसको हम लिटरली पुल करें, तो लिटरली करने पे हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल सी बनती है हमारे, इसको हम लोग स्नफ बॉक्स कहते हैं। स्नफ बॉक्स इस वजह से कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में लोग थे जो ड्रग अब्यूज़ करते थे, वो इसके अंदर हल्की फुल्की दवाई डाल के, हल्की फुल्की मीन्स के ड्रग अब्यूज़ डाल के उसको स्नफ करते थे, ठीक है। हम लोग भी परफ्यूम लगाते हैं तो यहाँ पे लगा के उसको हम लोग अपने उसकी खुशबू लेते होते हैं, तो उस एरिया पे हम लोग ऐसे अंगूठे से दबाते हैं, जिस एरिया में अंगूठे से दबाते हैं, दबाएं तो वहाँ पेशेंट को टेंडरनेस फील होती है, ठीक है। तो ये इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि आपने इसको पहचानना कैसे है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ से जो आर्टरी जो इसको सप्लाई कर रही है वो ब्लड सप्लाई टूट जाएगी, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है ये इसका एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। हैंड्स के फ्रैक्चर्स में मेटाकार्पल जो बोन है, कार्पस के फ्रैक्चर्स में ये स्क्योफाइड का फ्रैक्चर्स, और मेटाकार्पल्स में आपकी जो स्मॉल जो लिटिल फिंगर है उसका जो डिस्टल हैंड का फ्रैक्चर है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के अंदर जो फाइट में मुलव्वस होते हैं, ठीक है, मीन्स के लाइक बॉक्सर, इसी वजह से इसको बॉक्सर्स फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। अच्छा जी,
फिर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोटेटर कफ मसल्स। इसका फार्मूला बड़ा मशहूर है, सिट्स, SITS। सिट्स से क्या क्या बनता है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्केपुलरिस। ये मसल्स के नाम हैं। मसल्स ने ऐसे आपकी बोन को पकड़ा हुआ है। आगे किसी जगह पे ना ये आया होंगे भी, ये ऐसे आगे इसके नीचे नीचे है सारे मसल्स, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्केपुलरिस, ठीक है। इनका मेन काम क्या है? मसल्स जो होते हैं मूवमेंट के अलावा आपके जोड़ को स्टेबलाइज करते हैं, समझ गया नहीं? स्पोर्ट्स, रीइंफोर्सेस, ये मेन इनका काम है। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये फर्स्ट एड में भी दिया हुआ है कि जो अपर लिम्ब है उसकी जो एबडक्शन है, एबडक्शन से क्या मुराद है कि आउटवर्ड, बाहर की तरफ हाथ उठाना। वो कैसे होती है? एबडक्शन स्टार्ट होती है सुप्रास्पाइनेटस के साथ, मेजर पोर्शन होता है डेल्टाइड के साथ, और कंधे से लेके ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो होती है ट्रेपीजियल और सीरेटस इंटीरियर के साथ। अब हम लोग सिर्फ एक आर्म की एबडक्शन के साथ 4 मसल्स एग्जामिन कर रहे हैं, समझ गए नहीं? 4 मसल्स और 3 नर्व्स एग्जामिन हो रही हैं सिर्फ एक आर्म की एबडक्शन के साथ। तो आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा कि पेशेंट जो है वो मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पाता। अगर मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पाता तो वो फंक्शन किसका था? सुप्रास्पाइनेटस मसल का। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल सप्लाई हो रही है सुप्रास्केपुलर नर्व के साथ, ठीक है। और पेशेंट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर बाजू को बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाता, और उसका जो है ना डेल्टॉइड वीक है, तो डेल्टॉइड सप्लाई हो रहा है एक्सिलरी नर्व के साथ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि आप पेशेंट बाजू अपने कंधे तक तो उठा लेता है, इससे ऊपर नहीं लेके जा सकता, एक शोल्डर से ऊपर उसका बाजू नहीं जाता, तो वो फंक्शन है किसका? ट्रेपीजियस और सीरेटस इंटीरियर का, ठीक है। तो ट्रेपीजियस सीरेटस सप्लाई हो रहते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व के साथ, ठीक है। इसको हम विंग्ड स्कैपुला भी कहते हैं। इसके पेशेंट को अगर हम लोग खड़ा करें ना दीवार के साथ, उसको कहीं पुश करें दीवार को, तो उसका स्कैपुला वाजे हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं विंग्ड स्कैपुला। क्या बोलते हैं? विंग्ड स्कैपुला, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ये लाजमी याद कीजिएगा कि मूवमेंट इनिशिएट किससे होती है? सुप्रास्पाइनेटस के साथ। मेजर पोर्शन मूवमेंट का किससे होता है? डेल्टॉइड के साथ। और शोल्डर के ऊपर मूवमेंट किससे होती है? ट्रेपीजियस के साथ। मूवमेंट इनिशिएट करने वाली नर्व कौन सी है? सुप्रास्केपुलर। डेल्टॉइड को कौन सी सप्लाई करती है? एक्सिलरी नर्व। और आपकी हेड शोल्डर से ऊपर जो लेके जाने वाली मसल्स हैं वो ट्रेपीजियस और सीरेटस इंटीरियर है, उनको सप्लाई करती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। ये ट्रेपीजियस मसल है, इसके ये बहुत बड़ा सारा मसल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेपीजियस होता है। डिसेंडिंग पार्ट, मिडल पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। और ये आपका डेल्टॉइड है। ट्रेपीजियस सप्लाई हो रहा है किससे? लॉन्ग थोरैसिक नर्व से। डेल्टॉइड सप्लाई हो रहा है किससे? एक्सेसरी नर्व से। और यहाँ से यहाँ पे आपका सुप्रास्केपुलर होता है, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल ये वाला, ठीक है। तो ये सप्लाई होता है सुप्रास्केपुलर नर्व से, ठीक है। तो आर्म की मूवमेंट के अंदर इन 3 मसल्स का काम है मेनली। ये वाला डेल्टॉइड जो है 15 से लेके यानी इतने हिस्से से लेके इतने हिस्से तक ये डेल्टॉइड का काम है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके इस मसल का काम है, इसने ऊपर की तरफ खींचना है बस, ठीक है। और ये इनिशियल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है इस छोटे मसल्स ने। छोटा मसल कौन सा था? सुप्रास्पाइनेटस। मूवमेंट स्टार्ट सुप्रास्पाइनेटस ने करनी है। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने ना हमारे जिस्म में कुशन्स रखे हुए हैं, जहाँ पे भी फ्रैक्शन का चांस होता है वहाँ पे वर्षा होता है। अब वो वर्षा
बाजू ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, आपने ज़्यादा काम कर लिया है, तो बरसा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो बरसा की इन्फ्लेमेशन क्या रहती है? बरसाइटस। ठीक है, बाजू की मूवमेंट पे पेन हो रही हो तो डायग्नोसिस इज सबएक्यूमेल बरसाइटस। ठीक है, तो होगा क्या, पेशेंट जब बाजू बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसको पेन होगी। ठीक है, एबडक्शन पे, एबडक्शन मीन्स बाजू का बाहर निकालना, बाजू को अंदर लेके जाना इज एडक्शन और बाहर की तरफ लेके जाना इज एबडक्शन। तो पेशेंट बाजू उठाएगा तो उसको दर्द होगी। ठीक है, तो डायग्नोसिस इज सबएक्यूमेल बरसाइटस। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना, ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे इम्तिहान में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, गोल्फर्स एल्बो और टेनिस एल्बो। जो गोल्फर्स होते हैं ना, इनकी रिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जबकि जो ये टेनिस एल्बो टेनिस जो खेलते हैं इनका ये फोर आर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको ये याद हो, यहाँ पे थी, ये रही, ह्यूमरस के लोअर पार्ट मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल। समझ रही, मीडियल एपिकोंडाइल की इन्फ्लेमेशन है तो वो एक कंडीशन बनेगी, और लेटरल एपिकोंडाइल है तो दूसरी कंडीशन बनेगी। अच्छा जी, मीडियल के ऊपर क्या है, पेशेंट को क्या हो रहा है, जो कि ये गोल्फ खेलते हुए बाजू का यूज़ ज़्यादा हो गया। ठीक है, और टेनिस खेलते हुए पेशेंट का जिस एरिया में ये लिटिल एपिकोंडाइल है, यहाँ से ये मसल ओरिजिनेट हो रहा है, ये मसल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो पेशेंट को लिटिल एपिकोंडाइटिस होगा। ठीक है, forceful flexion and extension of the wrist resulting in strain at the attachment of the common extensor tendon। ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल पे पेन है तो वो क्या है, गोल्फर्स एमजी, और लेटरल एपिकोंडाइल पे पेन है तो क्या है, वो टेनिस एल्बो। ये बड़ी कॉमन कंडीशंस हैं। आपको क्या कहते हैं उसको, पेशेंट खुद भी कंप्लेन आपको कहता है मैं बाजू मूव करते हुए दर्द होता है, तो आपने पूछना है किस जगह पे दर्द होता है। अच्छा जी, आर्टियल एनास्टोमस अराउंड द स्कैपुला, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ट्रॉमा होता है, कोई फ्रैक्चर होता है, कोई आर्टरी बंद होती है, तो उसको कवर करने के लिए दूसरी आर्टरी कहाँ से उसको ब्लड सप्लाई कर देगी। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं देखे, लेकिन क्या कहते हैं उसको, फिर भी एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ले लेना चाहिए। बेसिकली एनास्टोमोसिस क्या चीज़ होती है, एनास्टोमोसिस वो होता है कि अगर ये आर्टरी बंद हो गई है तो ये वाली आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं इस वाले एरिया को सप्लाई कर देंगे सारे को। ठीक है, अगर ये वाली आर्टरी बंद हो गई है तो ये वाले जो ब्रांचेस हैं ये सारी सप्लाई कर देंगी। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ द सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी कैन बी बाईपास्ड बाय एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द थायरोसर्वाइकल एंड सबस्कैपुलर आर्टरीज, ट्रांसवर्सर्वाइकल, सुप्रास्कैपुलर, सबस्कैपुलर और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। समझ गए नहीं, ये आर्टरीज जो है ना, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें किसी इलाके का रास्ता बंद कर दें, कुछ सड़क बंद कर दें, तो क्या होगा, लोग साइडों से निकल देंगे ना, इसी को एनास्टोमोसिस कहते हैं। वहाँ से जो फसल होगी वो ख़राब हो जाएगी, रास्ते बन जाएंगे। इसमें भी यही हो रहा है। अच्छा जी, हमारा आज का आखिरी टॉपिक इज़ क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के अंदर ये वो एरिया है जो प्रैक्टिकली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर चेक करते हुए, ईबीजीज लेते हुए, तो हमें एनाटमी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखते होते हैं, और स्टेथोस्कोप रखने का तरीका क्या है, हम पेशेंट को कहते हैं बाजू को थोड़ा सा अकड़ाए। अकड़ाने से क्या होगा, उसका टेंडन वाजे होगा। अब टेंडन के मीडियली आर्टरी पड़ी होती है,
ठीक है, आर्टरी पल्पेट भी हो जाती है, और आर्टरी से लेटरली नर्व पड़ी होती है। इसका फार्मूला है टेन, टेंडन आर्टरी नर्व, टेंडन आर्टरी नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना, समझ गए नहीं। खुदा ना खास्ता अगर हम लोग ब्रेकियल एपीजीज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने, और आर्टरी की बजाय नर्व के अंदर सुई घुस गई है, तो क्या होगा, मसल डैमेज होगा। तो नर्व डैमेज होगी, नर्व डैमेज होगी तो पेशेंट की मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर फेलिक वेन, मिडोकार्पियल वेन और बेसिलिक वेन, अगर आपको याद हो कि हमारी जो बाजू का ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे वेन्स भी बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना ये वाला चीज़ ये आपको लाजमी आनी चाहिए, हर बंदे को आनी चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करते हुए, एबीजीज करते हुए, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम हमारा आखिरी टॉपिक। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या चीज़ होती है, जो आपका रिस्ट होती है, यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है, इसके नीचे से आपकी मीडियन नर्व गुजरती है आपके हाथ के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो मीडियन नर्व जो होती है ये आपके लेटरल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है, अंगूठे वाली साइड से 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है, समझे नहीं। तो पेशेंट जो है कि जो अंगूठे की मेन मूवमेंट्स से होती हैं वो आपकी मीडियन नर्व करवा रही होती है। आपको इस पे क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट है रात को हाथ में दर्द की वजह से उठा, उसने हाथ को ऐसे झाड़ा है, झाड़ने के बाद वो ठीक हो गया, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली, और उसका कहता है कि मुझे ना अंगूठे वाली साइड की जो 3 उंगलियां हैं ना उनमें सनसनाहट होती है और वो सोती हैं, उनमें दर्द होता है, और मैं हाथ झाड़ता हूँ वो ठीक हो जाती है। तो डायग्नोसिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अंडरलाइन काजेज होती हैं कुछ, लाइक एक्रोमेगैली, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, रिपीटेड यूजेस, वो पेशेंट ऐसा काम करता है ड्रिल मशीन वाला जो उसको हाथ मल्टीपल टाइम ट्रॉमा होता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंग्स शुरू करते हैं हम लोग। लंग्स में ना आप लोगों को क्वेश्चन होता है कि पेशेंट ने कोई चीज़ एस्पायरेट कर ली है, एक बच्चा है खेल रहा था, खेलते हुए एकदम उसका सांस खराब हो गया, या पेशेंट है स्ट्रोक है, उसको खाना खिला रहे थे, खाना खाते हुए एकदम जो है ना वो पेशेंट का सांस ख़राब हो गया, या पेशेंट को वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग के बाद सांस ख़राब हो गया। तो मेनली क्या चीज़ होती है, एस्पायरेशन। एस्पायरेशन से क्या मुराद है कि स्टमक के कंटेंट्स आपकी ट्रेकिया में चले जाएं, जब बाहर से कोई चीज़ आपकी ट्रेकिया में चली जाए स्टमक में जाने की बजाय, ठीक है। ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग गौर करें कि ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड होती है 2 मेजर ब्रोंकस के अंदर। जो राइट साइड का ब्रोंकस होता है वो ज़्यादा स्ट्रेट होता है, तो ज़्यादा स्ट्रेट होता है, इस वजह से जब कोई एस्पिरेशन होती है तो वो ज़्यादा राइट साइड पे जाती है, ठीक है, स्पेशली राइट मिडल लोब के अंदर। अच्छा, अब एस्पिरेशन के भी ना 2 मैकेनिज़्म हैं कि बैठे बैठे कोई चीज़ गई है या लेट के गई है। बैठे बैठे जाए तो राइट मिडल ब्रोंकस में जाएगी, लेटे हुए जाए तो राइट इन्फीरियर बेसल सेगमेंट में जाएगी, ठीक है। इन द वर्टिकल पोजीशन द बॉडी ऑफ द फॉर्म यूजुअली फॉल्स इनटू द पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ द राइट इन्फीरियर लोब, ठीक है। बैठे हुए जाए तो इन्फीरियर लोब के बेसल सेगमेंट में जाएगी, और अगर बैठे बैठे हो तो लो लोब में जाएगी, ठीक है, मिडल और लो लोब के अंदर जाएगी। बहर क्वेश्चन आए एक एस्पायरेशन का, तो मोस्ट कॉमन साइड कौन सी है, कौन सी साइड है, राइट साइड ऑफ द लंग है। अच्छा जी, हम लोग पेशेंट की एस्पायरेशन हो रही है हो तो उसके लिए ना ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। एस्पायरेशन हो खुदा न खास्ता तो उसको निकालने के लिए कोई नट है, कोई नीडल है, कोई पीनट का टुकड़ा है। बच्चे खाना खाते जैसे हमने देखा होगा, बच्चों का सांस अगर खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए, उसको हम लेकर उसके लिए हम लोग उसको पकड़ के पीछे से एब्डोमेन पे हीमलेक्स मैनूवर करते हैं, यहाँ पे
पेट में पुश करते हैं, उससे ये इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होने से जो है वो ये प्रेशर इंक्रीज़ होता है और ये चीज़ बाहर निकल आती है। आपने इसकी हिमलेक मनोवर की मूवीज़ के अंदर देखा होगा, शायद लाइव भी किसी को करते हुए देखा हो। अगर खुदा ना खास्ता को बच्चे को किसी को एस्पिरेशन हो जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को उल्टा लटा के उसकी चेस्ट पे ज़ोर से थर्स्ट करते हैं, ज़ोर से मुक्का मारते हैं। तो मुक्का मारने का मकसद ये होता है कि लंग्स ऐसे कंप्रेस हों और वो चीज़ बाहर की तरफ आ जाए। अच्छा, तो जो लंग्स हैं, जैसे कि वो बताया कि जो राइट साइड ऑफ द लंग है उस पर 3 लोब्स होती हैं, 1 2 और 3, और लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 लोब्स होती हैं। ये जो लोब्स हैं ये आगे डिवाइडेड होती हैं सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। जो सुपीरियर लोब है इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, एपिकल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये बेसिकली जो आपका ट्रेकिया है ये जाके डिवाइड होता है मेजर ब्रोंकस के अंदर, और ये आगे टर्शरी और टर्मिनल ब्रोंकस के अंदर ये डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, जो मिडिल लोब होती है उसमें मीडियल ब्रोंकस और लेटरल ब्रोंकस, और जो बेजल सेगमेंट होता है इंफीरियर लोब जो होती है इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, सुपीरियर, एंटीरियर बेजल और क्या कहते हैं लेटरल बेजल और मीडियल बेजल, और पीछे की तरफ क्या कहते हैं उसको पोस्टीरियर बेजल होगा। समझ गए नहीं? अगर आप इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। ये साइड मीडियल है, ये बेजल साइड है, ये लेटरल साइड है, आगे की तरफ इंटीरियर है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर है, ठीक है। ये चीज़ यूज़ होती है जब हम लोग ब्रोंकोस्कोपी के लिए स्कोप डालते हैं, उस वक्त ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है एनाटमी याद होना। अच्छा, जिस तरह राइट लंग है इस तरह लेफ़्ट लंग जो है ना उसकी चूँकि 2 लोब्स है, उसके अंदर जो सुपीरियर लोब है उसमें एपिको पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर लिंगुलर लोब्स होती हैं, ठीक है। जबकि इंफीरियर लोब जो होती है उसमें सुपीरियर, एंटीरियर बेजल, पोस्टीरियर बेजल और लेटरल बेजल और मीडियल बेजल होती है। समझिए ना, इनके नाम इनकी एनाटमी के हिसाब से दिए गए हैं, जिस लोकेशन पे ये हैं उस लोकेशन के हिसाब से उनका नाम दिया गया है। अच्छा, लंग के इन्फेक्शन इज कॉल्ड नमूनिया। तो जो नमूनिया है अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन जब किसी पेशेंट को एस्पायरेशन हो, स्टमक के कंटेंट आ जाए लंग्स के अंदर, तो केमिकल निमोनाइटिस भी हो जाता है। तो एस्पायरेशन के अंदर 2 काम हो रहे होते हैं, एक तो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और एक स्टमक में एसिड जो होता है वो अंदर जाता है। और तीसरा काम हो सकता है कोई पेशेंट, अगर हम लोग इतनी गंद बला में से गुजरते हैं रोज़ाना, इतनी स्मोक में से, धुएँ में से, अगर कोई बंदा बर्न्स में फंस जाए, जलती हुई इमारत में फंस जाए, तो क्या होगा, स्मोक इनहेलेशन, तो उसकी भी इंजरी होगी, तो केमिकल इंजरी होगी, ठीक है। नमोनियाज़ के अंदर मोस्ट कॉमन काज, आपको हमेशा ये लफ्ज़ याद रखना है, जब तक हम लोग डॉक्टरी कर रहे हैं तो नीमोकोकस ने आपकी जान नहीं छोड़नी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमोनिया इज़ नीमोकोकस, स्टेप नमोनी, नीमोकोकस का ये लफ्ज़ याद कर लें, नीमोकोकाई ने आपकी जान नहीं छोड़ी। आपको क्वेश्चन आएगा HIV का, HIV के पेशेंट में हमें लगता है कि जो है नीमोसिस्टिस जिरोविशिया एकदम ज़हन में आता है कि नीमोसिस्टिस कारना ही उसका मोस्ट कॉमन काज है, लेकिन नहीं। HIV के पेशेंट में भी मोस्ट कॉमन काज ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन इज़ या नमोनिया इज़ नीमोकोकस, ठीक है। नमोनिया एक्सरे पर नज़र किस तरह का आता है, कंसोलिडेशन, ओपेसिटी, ठीक है। नॉन होमोजेनियस, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजेनियस ओपेसिटी। नॉन होमोजेनियस से क्या मुराद है, काला और सफ़ेद इकट्ठा नज़र आ रहा है, समझ गए नहीं। जब भी बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के नतीजे में क्या होगा, उस एरिया का जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे, उस एरिया के ड्रेनिंग
लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे, तो मीडियास्टिनल वाइडनिंग आपको मिल सकती है नमूनिया के साथ। अच्छा जी, पैथोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये सिर्फ क्लिनिकल कोरिलेशन दी हुई है एनाटमी के हिसाब से। इसकी जो मेन वीडियोस है ना, आप पैथोलॉजी में आप लोग देख सकते हैं। पैथोलॉजी में इसके बारे में तफसील से मैंने बताया हुआ कि कितनी टाइप्स का होता है, किस मलिग्नेंसी में क्या फीचर्स होते हैं। अच्छा जी, म्यूकोजा ऑफ द ब्रोंकाई से अराइज होगा, पेशेंट को मलिग्नेंसी वाले फीचर्स आएंगे लाइक वेट लॉस, कफ के साथ हेमोप्टिसिस, हिस्ट्री हो सकती है स्मोकिंग की, या पहले से कोई पेशेंट केस है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का, या किसी फैक्ट्री में काम करता है एस्पेस्टोसिस के साथ। ठीक है, तो इसका मेटास्टेसिस जाता है आपकी थोरेसिक लिम्फ नोड्स की तरफ, ब्लड में चला जाए तो लिवर में मेट्स जाएंगे, ब्रेन में मेट्स जाएंगे। ठीक है नहीं, ये ब्रोंकोस्कोपिक व्यू है कि जो है ब्रोंकोस्कोपी हम लोग करेंगे तो इरेगुलर ग्रोथ नज़र आ रही है हमें। या एक्सरे भी इस तरह की नज़र आती है, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी में इरेगुलर ग्रोथ नज़र आएगी। अच्छा, जो क्वेश्चन आप लोगों को आता होता है, आल्दो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख लें। इसकी जो टाइप्स हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये 4 इसकी जो टाइप्स हैं। इनके जो एसोसिएशंस हैं, कौन कौन स्मोकिंग के साथ है, किसके साथ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, कौन सा कैविटी की सूरत में आता है, तो वो जो है पैथोलॉजी का मेन टॉपिक है। हम लोग मेडिसिन के जब हम लोग पार्ट 2 देते हैं, उसमें भी हमारा जो लंग्स के केसेस होते हैं, लंग का शॉर्ट केस हो या लॉन्ग केस, उसमें ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा लंग्स के अंदर ढेर सारी फाइंडिंग्स आ सकती हैं। इससे हमें फीचर्स ऑफ कंसोलिडेशंस मिल सकते हैं, प्लूरोफिया मिल सकती है, लंग कोलैप्स मिल सकता है, लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम मिल सकता है। अच्छा, जो एग्ज़ाम में इसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल आती होती है, दैट इज़ पैनकोस ट्यूमर। पैनकोस ट्यूमर क्या होता है? जो एपिकल एरिया होता है, यहाँ पे लंग कार्सिनोमा हो तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को 3 काम होते हैं, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस, ये लफ्ज़ याद कर लें, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस से क्या मुराद है कि आपको उस जगह पे स्वेटिंग नहीं होती और पेशेंट को हॉर्नर सिंड्रोम होगा। हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट काज इज पैनकोस ट्यूमर। उनकी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट काज इज, ये वाली पिक्चर आती होती है, मैंने बड़ी दफ़ा ये हमने हॉस्पिटल के अंदर दी है। टोसिस मीन्स कि आईलेट का ड्रॉप होना, मियोसिस मीन्स प्यूपल का कंस्ट्रिक्ट करना, और एनहाइड्रोसिस मीन्स कि इस साइड पे आपको स्वेटिंग नहीं होती। ठीक है, सिंपैथेटिक सर्वाइकल जो ट्रंक होती है बेसिकली उसकी इन्वायरमेंट की वजह से पेशेंट को ये मसला होता है। और अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या होती है? मोस्टली पैनकोस ट्यूमर, मोस्टली पैनकोस ट्यूमर। पैनकोस ट्यूमर से क्या मुराद है? ट्यूमर कहाँ पे है? लंग्स के एपिकल एरिया में, एपिकल एरिया में। ठीक है, एपेक्स का लफ्ज़ याद रखना है। अच्छा जी, ये है बेसिकली कि जब हम लोग ऑस्कल्टेशन कर रहे होते हैं तो किस एरिया पे स्टेथोस्कोप रखें तो हमें कौन सी लोब सुनाई देगी। तो अगर इस पे सीखने वाली चीज़ एक ये है कि अगर आप लोग गौर करें तो ये पेशेंट की लेटरल साइड दिखाई हुई है, तो ये एक्जिला है। तो एक्जिला एक वाहद प्लेस होती है जहाँ पे हमें लंग्स की तीनों लोब्स सुनाई देती हैं। तो लेकिन आपने अक्सर कहा, डॉक्टर्स को देखा होगा कि एक्जिला के अंदर लाजमी सुनते हैं। ठीक है, अपर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, ये आपको सारी की सारी एक्जिला के अंदर सुनाई देती हैं। फर्स्ट के मैं
फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखता हूँ तो मैं सिर्फ अपर लोब सुन रहा हूँ और थोड़ा सा पोर्शन लोअर लोब का। फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे लोअर लोब मिडिल लोब का कोई पोर्शन आता ही नहीं है। और अगर मैं बैक से सुन रहा हूँ तो बैक से मैं मेनली मिडिल लोब सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखने वाला है कि एक्सिला जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें तीनों लोब्स सुनाई देती हैं। अच्छा जी, लंग्स के अंदर गिर्द क्या चीज़ होती है? प्लूरा होती है। अगर जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरा दो तरह की होती है, प्राइटल और विजरल। प्राइटल मीन्स जो कि चेस्ट वाल के साथ वाली साथ होती है, और विजरल मीन्स जो लंग्स के साथ होती है। इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ्लूइड होता है जो कि इन दोनों की जो मूवमेंट है उसमें फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, अगर इस कैविटी के अंदर एयर आ जाए दैट इज़ कॉल्ड निमोथोरेक्स। अगर आप लोग गौर करें तो जो नॉर्मल लंग एक्सरे होता है उसमें हमें ये धागे धागे से नज़र आते हैं। इन धागों को हम क्या बोलते हैं? ये ब्लड वेसल्स हैं। इन आगे क्या चीज़ें हैं? ब्लड वेसल्स हैं। ये वाली ब्लड वेसल्स आप लोग अगर गौर करें इस साइड पे नहीं है, तो ये साइड ज़्यादा डार्क हुई हुई है। इनको हम कहते हैं एब्सेंट ऑफ लंग मार्किंग्स, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर मार्किंग्स। निमोथोरेक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स कि अंडरलाइंग कोई काज नहीं थी, पेशेंट को बैठे बैठे निमोथोरेक्स हो गया। सेकेंडरी मीन्स अंडरलाइंग पेशेंट को कोई पैथोलॉजी है, लाइक COPD है, मार्फन सिंड्रोम है, मेरा लंग डिजीज़ है, कोई इंटरेस्टिंग लंग डिजीज़ का केस है, पहले से कोई लंग डिजीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी क्लासिफिकेशन होती है ओपन निमोथोरेक्स और टेंशन निमोथोरेक्स। और पेशेंट को ट्रॉमा की वजह से भी निमोथोरेक्स हो सकती है। ट्रॉमा हुआ, रिब्स के अंदर रिब फ्रैक्चर हुआ, तो रिब्स जो फ्रैक्चर के बाद जो मार्जिन बने बड़े शार्प होंगे वो अंदर पुश हो जाएंगे, समझे नहीं? तो एयर इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड निमोथोरेक्स। और इन्हें ओपन निमोथोरेक्स से क्या मराद है? ड्यू टू स्टैब वुंड्स इनटू thoracic wall which pierces the parietal pleura so that the pleural cavity is open to the outside ear. ठीक है, air moves freely through the wound during inspiration and expiration. During inspiration, air enters the chest wall and the mediastinum will shift towards the other side. हो क्या रहा है? जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो लंग्स इन्फ्लेट होने की बजाय बाहर से एयर अंदर आ जाती है। अब इसी तरह ही काम हो रहा है जैसे अगर हम लोग किसमें टायर के अंदर हवा भरें तो इन्फ्लेट होती चली जा रही है। डबल साइड पे निमोथोरेक्स में इजाफा होना शुरू होगा साइज़ में, तो क्या होगा? ये पोर्शन इधर पुश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पुश होने को कहते हैं मिडास्टिनम का शिफ्ट होना। इस वजह से जब हम निमोथोरेक्स के पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम लोग ट्रेकिया लाजमी देखते हैं, एपिक्स बीट लाजमी देखते हैं। अगर मिडास्टिनम शिफ्ट होगी तो क्या होगा? ट्रेकिया भी इसको शिफ्ट होगी और आपकी एपिक्स बीट भी शिफ्ट होगी हमें। और यहाँ पे हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? निमोथोरेक्स की क्या फाइंडिंग्स होंगी? एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, और उससे पहले इंस्पेक्शन पे डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स, पैल्पेशन पे इंक्रीज्ड रेजोनेंट परकशन रोड इंक्रीज्ड होगा, ज़्यादा हाइपर रेजोनेंट होगा। ठीक है, और ऑस्कल्टेशन पे यहाँ पे ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, ब्रेथ साउंड एब्सेंट विद हाइपर रेजोनेंस इज निमोथोरेक्स। ब्रेथ साउंड एब्सेंट विद डल परकशन नोट इज प्लूरिफियन। फ्लूइड हो प्लूरल कैविटी में तो प्लूरिफियन होगा, एयर हो तो निमोथोरेक्स होगी। अच्छा जी, प्लूरल की नर्व सप्लाई क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी जो मैंने कहा ना दो तरह की प्लूरा होती है, एक विजरल और एक प्राइटल। तो जो सिर्फ प्राइटल प्लूरा है वो पेन सेंसिटिव होती है, ओके, उसकी सप्लाई सिमेट्रिक होती है, जबकि जो विजरल प्लूरा होती है ये पेन को सेंसिटिव नहीं होती, इसकी सप्लाई सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आती है।
ठीक है। कोस्टल प्लूरा इंटरकोस्टल नर्व से जाती है और जाकर मिडासिनल प्लूरा फ्रेनिक नर्व से जाती है, और जो डायफ्राम से प्लूरा टच हो रही होती है वो भी फ्रेनिक नर्व से जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब किसी पेशेंट को निमोनिया होगा या उसको किसी भी वजह से उसकी प्लूरा का इन्फ्लेमेशन होगी, तो जब ये प्लूरा आपस में रब होंगी, इन्फ्लेमेशन, जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन होगी। तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन एक हम टर्म यूज़ करते हैं, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन का कैसा करेक्टर होता है कि इंस्पायरेशन पे इंक्रीज़ होती है और एक्सपायरेशन पे बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ याद रखना है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। इसकी काजेज़ क्या क्या होती हैं? निमोनिया, जो कंसोलिडेशन है अंडरलाइंग पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है। तो निमोनिया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो चेस्ट पेन होती है उसको कहते हैं प्लूरिटिक चेस्ट पेन। प्लूरिटिक चेस्ट पेन का क्या कैरेक्टर है? मेनली कि इंस्पिरेशन पे आपकी पेन ज़्यादा होती है और एक्सपिरेशन पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, एब्डोमिनल वाल जो है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें आइडिया हो कि हम लोग किस ऑर्गन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी बेसिकली तो एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते होते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, राइट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट में मेनली क्या चीज़ पड़ी हुई है? लिवर और गॉल ब्लैडर। मेरे को लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में बेसिकली क्या चीज़ पड़ी हुई है? स्टमक और स्प्लीन, ठीक है। अच्छा, ये लंबर रीजन होता है राइट, और ये लेफ्ट लंबर रीजन, ये एपिगैस्ट्रियम। लंबर रीजन में यूजुअली किडनीज होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, और ये राइट इलियक फंसा और लेफ्ट इलियक फंसा। इस साइड पे अपेंडिक्स और इस साइड पे आपकी सीकम कह रहा हूँ, डिसेंडिंग कॉलम। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि प्लूरा की 2 होती हैं, विजुअल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा, इसी तरह जब एब्डोमेन में कोई चीज़ इन्फ्लेम्ड होगी, कोई भी ऑर्गन जब इन्फ्लेम होगा, उसकी पेन रेफर होती है किसी एक पॉइंट पे। लाइक पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी पेन उसकी शोल्डर्स की तरफ रेफर होती है। अपेंडिक्स इन्फ्लेम हुई है तो अपेंडिक्स की जो पेन है वो एपिगैस्ट्रियम में रेफर होती है। तो ये रेफर्ड पेन आप लोगों को याद हो कि बेसिकली जब हमारी एम्ब्रियोलॉजी में हमारी जब गट माँ के पेट के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी, तो उस वक्त ही ये नर्व सप्लाई हो गई थी, बन गई हुई थी। तो फोरगार्ड से जो पेन आती है, फोरगार्ड से जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, उनकी पेन एपिगैस्ट्रियम में रेफर होती है, ठीक है। जो मिड गार्ड से आते हैं तो वो अम्बिलिकल रीजन में रेफर होती है, और जो हाइंड गार्ड से आते हैं वो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में रेफर होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया से। इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है, ये क्या चीज़ होती है? बचपन में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं प्रोसेसिस वेजिनैलिस। जब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जो टेस्टिस होते हैं उनकी डेवलपमेंट एब्डोमेन के अंदर होती है, ठीक है। और आखिर में आके जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड करते हैं, और डिसेंड किस तरीके के थ्रू करते हैं? प्रोसेसिस वेजिनैलिस से। जो प्रोसेसिस वेजिनैलिस है ये एट बर्थ क्लोज हो जाता है। अगर वो क्लोज ना हो तो क्या होगा कि एब्डोमेन के कंटेंट टेस्टिस के स्क्रोटम के अंदर
मूव कर जाएंगे, इसको हम लोग एक जगह के कंटेंट दूसरी जगह मूव कर जाएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्निएशन, हर्निया। ठीक है। मोस्ट कॉमन हर्निया जो है वो इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। इंडायरेक्ट से क्या मुराद कि बेसिकली कहाँ से आ रहा है, प्रोसेसिस वेजिनलिस से गुजरते हुए आ रहा है। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि एट बर्थ प्रोसेसिस वेजिनलिस क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, ये जो टेस्टिस होते हैं ये इनको अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म से बाहर क्यों रखा हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये लो टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, तो बॉडी से बाहर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जब पीडियाट्रिशियन एग्जामिनेशन करता है तो उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि उसके जो दोनों टेस्टिस हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, है नहीं। अगर टेस्टिस अपनी जगह पर मौजूद ना हो तो अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं इंग्वाइनल रीजन में पड़े हुए हैं या ब्राह्मण में पड़े हुए हैं। ठीक है। उनको जितना जल्दी हो सके उनको टेस्टिस को नीचे उतारना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अरसा वहाँ पे पड़े रहेंगे तो क्या हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जब बच्चा बड़ा होगा उसको स्पर्म चाहिए होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होगा। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडेड टेस्टिस के अंदर प्रेगनेंसी का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अगर ज़्यादा जल्दी उसका डायग्नोसिस ना बन सके तो फिर वो जो टेस्टिस होते हैं उनको निकाल देते होते हैं। ठीक है। अगर जल्दी पता चल जाए तो उन टेस्टिस को स्क्रोटम में ला के वहाँ फिक्स कर दिया जाता है। तो ये अनडिसेंडेड टेस्टिस का ताल्लुक, अनडिसेंडेड टेस्टिस का आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस कैसे प्रेजेंट होंगे। और इंडायरेक्ट हर्निया से रिलेटेड क्या चीज़ याद रखनी है कि ये प्रोसेसिस वेजिनलिस के खुला रहने की वजह से होता है और ये मोस्ट कॉमन हर्निया है। और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ये बाकी 15% लोगों में होता है। ये डायरेक्ट जो एब्डोमिनल वाल है उसके थ्रू ये निकल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड आप लोगों को एक आती होती है कि हेज़लबैक ट्रायंगल क्या होती है। हेज़लबैक ट्रायंगल क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये एक लिगामेंट, एक आर्टरी, इन तीनों के दरमियान में एक जो ट्रायंगल बनती है, ये बेसिकली उसको हम हेज़लबैक ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इन दोनों हर्नियाज की जो शेप है ना वो भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये ग्लोबुलर शेप्ड होता है। ये कफ पेशेंट हम लोग जब हर्निया की एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट कहते हैं कफ करे, हर्निया ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, जबकि ये आप देखें तो ये नीचे स्क्रोटम की तरफ मूव करता है। ठीक है। During the direct inguinal hernia, the abdominal contents will protrude through the weak area and the posterior wall of the inguinal canal, medial to the inferior epigastric vessel in the inguinal triangle, and after that through superficial inguinal ring. It never descends into the scrotum. ये scrotum में descend नहीं करता। ये older age में ज़्यादा present करता है, क्योंकि older age में muscles weak हो जाते हैं तो abdominal contents बाहर की तरफ आ सकते हैं, जबकि जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये यंग एज टू मिडिल एज में प्रेजेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक एम्ब्रियोलॉजी से है और इसका ताल्लुक बुढ़ापे से है। अच्छा जी, अब एब्डोमेन के अंदर जो कैविटी है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या चीज़ होती है, लेसर मेंटम और ग्रेटर मेंटम। अब लेसर मेंटम में दो पार्ट्स होते हैं, दो लिगामेंट्स होते हैं, हेपेटोगैस्ट्रिक और हेपेटोड्यूडेनल। और इनके अंदर ऑर्गन्स कौन से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेजल्स, फैटी टिश्यू, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है लेसर मेंटम की।
आपका ये अगर कोई गौर करें लेसरोमेटम बेसिकली क्या है, ये स्टमक है, स्टमक की जो लेसर कर्वेचर है इसके साथ जो अटैच है दिस इज कॉल्ड लेसरोमेटम, और स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से जो अटैच्ड है दिस इज कॉल्ड ग्रेटरोमेटम। इसको हम पुलिसमैन, इन दोनों को हम लोग पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन भी कहते हैं। जो लेसरोमेटम है इसकी सिग्निफिकेंस आती है कि इसके अंदर बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी होती है। ये तीनों जो हैं कोलिसिस्टेक्टमी करते हुए बहुत ज़्यादा अहमियत के हमल होते हैं, ठीक है नहीं। जब कोलिसिस्टेक्टमी करनी है आपने तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हम लोग बाइल डक्ट की इंजरी ना करते हैं, बाइल डक्ट की इंजरी ना करते हैं। अच्छा, एपिप्लोइक फोरामेन क्या चीज़ होती है, इंटीरियरली फ्री बॉर्डर ऑफ द पेरिडोनल लिगामेंट, उसमें पोर्टल ट्राइएड है, पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा, superiorly caudate lobe of the liver और inferiorly the first part of the duodenum, ये वाला पोर्शन, the first part of the duodenum, superiorly caudate lobe of the liver, posteriorly ये inferior vena cava, this is called epiploic foramen। फिर डगलस पाउच, डगलस पाउच जो है इसको हम लोग रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं। आगे यूट्रस और पीछे जो है वो कोलन, रेक्टम। इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है कि बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि फीमेल पेशेंट के अंदर असाइटिस हो, इनिशियली असाइटिस इस पाउच के अंदर हमें नज़र आती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट एरिया है, सबसे ज़्यादा डीप एरिया है। तो कोई भी पेशेंट को मसला होगा एब्डोमेन के अंदर, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसके नतीजे में जो एब्सेस बनी या जो कोई साइटीज़ है, मिनिमम साइटीज़ को हम लोग कहाँ कहाँ देखते होते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच के अंदर। तो यहाँ पे क्यों इकट्ठा होता है कि बिकॉज इट इज़ दी मोस्ट डीप पॉइंट ऑफ दी पेरिटोनियल स्पेस। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिबियल नर्व इंजरी, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो शैटिक नर्व है वो आके जाके डिवाइड होती है दो नर्व्स के अंदर, कॉमन पेरिनल नर्व और टिबियल नर्व। और टिबियल नर्व जो है वो आपकी डैमेज होती है, क्या कहते हैं उसको, ये सप्लाई करती है आपके गैस्ट्रोक्नीमियस को। तो गैस्ट्रोक्नीमियस का काम क्या होता है, मेनली इन्वर्जन करना और प्लांटर फ्लेक्शन करना। प्लांटर फ्लेक्शन मीन्स कि नीचे की तरफ अपने पाँव को लेके जाना। जब अपने पाँव पेशेंट नीचे की तरफ नहीं लेके जा पाएगा तो क्या होगा, अपने टोस पे नहीं खड़ा हो सकेगा, ठीक है। तो पेशेंट को हम लोग जब वॉक करवाते होते हैं तो वॉक करवाने पे हम लोग दो काम करते होते हैं। उसको कहते हैं अपने टखनों पे चलें, अपने टखनों पे चले, ठीक है। और दूसरा हम लोग काम करवाते हैं कि अपने एड़ियों के ऊपर चले, ठीक है। जो एड़ियों की तरफ चलना है इसको कहते हैं डोर्सी फ्लेक्शन, और जो टखनों के ऊपर चलना है प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। तो पेशेंट इज़ नॉट एबल टू वॉक ऑन टोस, टोस के ऊपर नहीं चल पा रहा, तो डैमेज किस चीज़ का है, टिबियल नर्व का, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द डैमेज टू द गैस्ट्रोक्नीमियस और आपके टिबियलिस पोस्टीरियर मसल का डैमेज की वजह से है। अच्छा, फिबुला की जो नेक होती है इसके करीब से गुजरती है कॉमन पेरिनल नर्व, जो कि दूसरी ब्रांच है शैटिक नर्व की। तो शैटिक नर्व की से क्या होगा कि पेशेंट जो है वो अपने उस पर नहीं चल सकेगा। इस पर हम लोग जैसे मैंने कहा था शैटिक नर्व के अंदर भी क्या होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है। तो इसके अंदर पेशेंट को फुट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सप्लाई कारी होती है आपके डोर्सी फ्लेक्सर और फुट के ई वर्टर्स को। तो डोर्सी फ्लेक्सर और ई वर्टर्स जब
डैमेज होंगे तो पेशेंट अपने डोर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, मीन्स के पाँव को नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकेगा, तो इससे भी पेशेंट को फुट ड्रॉप होगा। अच्छा जी, सीए ब्रेस्ट की एनाटमी ये आपको किसी न किसी फॉर्म में पैथोलॉजी में, सर्जरी में, स्क्रीनिंग के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, और क्या कहते हैं उसमें जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसमें किसी न किसी जगह आपको सीए ब्रेस्ट का कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी एमएलई के अंदर आएगा। एमएलई में पार्ट 2 के अंदर किसी न किसी पे सीए ब्रेस्ट लाजमी आता है। ठीक है, तो फीमेल पेशेंट्स के अंदर सीए ब्रेस्ट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैलिग्नेंसीज, और ये ऐसी मैलिग्नेंसी है जो प्रिवेंटेबल है, अगर आपने एनएलई स्टेप 2 देना है तो उसमें आप इसकी सीए ब्रेस्ट की काउंसलिंग बड़ी कॉमनली आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, जो मैलिग्नेंसी है वो एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, और अदर फॉर्म्स भी हो सकती हैं लाइक एपिथेलियल सेल से, लेक्टिफेरस डक्ट से, मेमोरी ग्लैंड से अराइज होने वाली। अच्छा, जो कि आपकी जो ब्रेस्ट टिश्यू है इसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फैट कंटेंट के साथ अगर इस पर के यहाँ पे मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही है तो वहाँ से ये जो आपकी जो सपोर्टिव अंदर लिगामेंट्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनको जब इन्वॉल्व करेगी तो ब्रेस्ट के ऊपर एक डिम्पल सा पड़ता हुआ महसूस हो जाएगा। इस तरह से जब हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं सीए ब्रेस्ट का पूछने के लिए, तो हम उनसे कुछ कौन सी बातें पूछते हैं, गिल्टी का महसूस होना, ब्लडी या किसी अल्सर का हो जाना, या निपल से किसी ब्लड का डिस्चार्ज होना, ये वाले क्वेश्चन हम लोग उनसे पूछ रहे होते हैं। या बगल के अंदर चूँकि आपकी जो ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो आपकी आर्मपिट्स के अंदर होती है, तो वहाँ पे भी लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर इस स्लाइड के अंदर क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है, जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उनको हम कूपर्स लिगामेंट कहते हैं। ये वाले जो लिगामेंट्स हैं जिनके सहारे आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है, जो फैटी कंटेंट है, इसका फैट कंटेंट है वो लटक रहा होता है। ठीक है, तो इन कूपर्स की इन लिगामेंट्स ऑफ कूपर की शॉर्टनिंग की वजह से स्किन की पकरिंग हो जाती है। पकरिंग मीन्स एक निपल सा क्रिएट हो जाता है। अच्छा, दूसरा मैंने जो इम्पोर्टेंट बात कही कि जब ब्रेस्ट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम लोग पेशेंट से लाजमी पूछते हैं गिल्टियों का, बगल के अंदर गिल्टियों का। ठीक है, तो जब सीए ब्रेस्ट की सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान हम लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एक्सिलरी क्लियरेंस। एक्सिलरी क्लियरेंस क्या होती है कि हम लोग ब्रेस्ट टिश्यू निकालने के साथ उसकी ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो मैलिग्नेंसी होती है इसके साथ पेशेंट के लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ब्रेस्ट का जो लेटरल पार्ट है ये 75% इन लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन हो रहा होता है और 25% इन लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, मीन्स के 75% जो पोर्शन है वो एक्जिला के अंदर ड्रेन होगा। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, ब्रेस्ट सर्जरी में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी होते हैं उनके भी ग्रुप्स होते हैं, लेटरल, मीडियल, लेटरल, एपिकल। तो इनमें जो इंटीरियर वाला पोर्शन है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यह इंटीरियरली ब्रेस्ट है तो यहाँ से ये ड्रेन होकर पहले इंटीरियर पार्ट में आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो जो ब्रेस्ट का मीडियल पार्ट है इसके लिम्फ नोड्स ड्रेन होते हैं पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स के साथ के अंदर। अब ये वाले लिम्फ नोड्स ये आपकी चेस्ट वाल के अंदर होते हैं, मीडियास्टिनम वाली साइड पे होता है, यहाँ पे बोन होती है। तो इन लिम्फ नोड्स को हम पल्पेट नहीं कर पाते, इन लिम्फ नोड्स को हम लोग पल्पेट नहीं कर पाते, लेकिन ये वाले जो लिम्फ नोड्स हैं ये पैल्पेबल हो सकते हैं।
इनको पैल्पेट किया जा सकता है, क्योंकि ये सुपरफिशियली पड़े हुए हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, यहाँ पे हम लोग इनको पैल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं तो इसका मतलब है मलिग्नेंसी का जो सोर्स है वो लेटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट है। और अगर हमें मैस फील नहीं हो रहा और मेमोग्राम एबनॉर्मल है, फिर हमें सीटी स्कैन पे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए पेरिस्टर्नल लिम्फ नोड्स देखने की। ठीक है, तो ये इस स्लाइड का जो मेन मकसद है वो क्या है कि आपकी सीए ब्रेस्ट के साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट का की ड्रेनेज है वो पेरिस्टर्नल लिम्फ नोड्स के साथ। अच्छा जी, जब सीए ब्रेस्ट होगा तो क्या होगा, ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट उस कैंसर को निकाल देना। जैसे मैंने कहा कि कैंसर निकालने के साथ हम लोग क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो है क्या कहते हैं उसको, मैस्टेक्टमी एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है, ये बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी है। और जब इतना हिस्सा आप बॉडी का निकाल देंगे तो वुंड बहुत बड़ा सारा होगा। ठीक है, बाज़ का वुंड को क्लोज़ करने के लिए हमें प्लास्टिक सर्जरी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, पीछे से ग्राफ्ट बोन लेके स्किन का पार्ट वो यहाँ पे अटैच करते होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो कि कैंसर है, कैंसर भी बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकता है। कैंसर जो होता है वो इर्रेगुलर ग्रोथ होती है, जो इर्रेगुलर ग्रोथ है वो और बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगा। उनमें जो स्पेसिफिक है वो एक है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। हमने लॉन्ग थ्रेसिक नर्व कल पढ़ी थी। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व सप्लाई करती है बाजू की फ्लेक्शन और मीन्स के बाजू की एक्सटेंशन को, जो कि अबव दी 110 डिग्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक पैथोलॉजी पढ़ी थी जिसको मैं कहते हैं विंग्ड स्कैपुला। विंग्ड स्कैपुला, विंग्ड स्कैपुला क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हमें जो बाहर वाला जो उसका हैंडल होता है वैसी उसकी शेप हो जाती है। हम पेशेंट को कहते हैं दीवार के साथ लगा के हाथ खड़ा हो, तो उसका जो स्कैपुला है वो वाज़े हो जाता है, उसको कहते हैं विंग्ड स्कैपुला, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। इसकी पिक्चर कहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ। विंग्ड स्कैपुला, आपको ये पिक्चर याद रहेगी। अब ये गौर करें कि ये वाली जो साइड है, ये इस पेशेंट को हम लोग हमने कहा है दीवार के साथ हाथ जोड़ के खड़ा हो और दीवार को पुश करने की कोशिश करें। तो पुश करने से ये आपका जो स्कैपुला है वो ज़्यादा वाज़े हो गया, जैसे गाड़ी का हैंडल होता है इस तरह। ठीक है, और विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो, विंगिंग ऑफ स्कैपुला के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड है, डैमेज ऑफ द लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, डैमेज ऑफ द लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। ठीक है, अच्छा, द इंटरकोस्ट्रोब्रेकियल नर्व में आल्सो बी डैमेज ड्यूरिंग मैस्टेक्टमी रिजल्टिंग इन द नम्बनेस ऑफ द स्किन ऑफ द मीडियल आर्म। जैसे मैंने कहा कि मैस्टेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या है, नर्व डैमेज। तो मेन नर्व डैमेज क्या है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व से क्या होगा, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, और इंटरकोस्ट्रोब्रेकियल नर्व से क्या होगा, मिडिल पार्ट ऑफ द स्किन की नमनेस। अच्छा, आल्दो ये एनाटमी वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यूजुअली क्या होता है, बच्चे ने दूध पीना है, अगर उस यहाँ पे स्किन की ड्राइनेस होगी, वुंड बनेगा, वुंड स्किन से इन्फेक्शन जाएगा। स्किन से इन्फेक्शन कौन से जाते होते हैं, स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकाई जो होता है ना उसके अंदर कैटलेस होता है एंजाइम, तो कैटलेस जो होता है वो तोड़ता चला जाता है हर चीज़ को। तो स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शंस यूजुअली एब्सेस क्रिएट करते हैं, यूजुअली एब्सेस क्रिएट करते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट को लैक्टेटिंग मदर है और अब आपके पास आई है ब्रेस्ट टेंडरनेस के साथ, और एग्जामिनेशन पे एक डिफ्यूज सी सॉफ्ट स्वेलिंग फील होती है विद टेंडरनेस, तो मोस्ट लाइक डायग्नोसिस
ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक है। तो एब्सेस एज रिजल्ट होती है इन्फ्लेमेशन का, तो इन्फ्लेमेशन का साइंस होंगे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। इट रिजल्ट फ्रॉम दी जो मैंने आपको बताया कि बच्चे को दूध पिलाने से हुआ है। अच्छा जी, डायाफ्राम, डायाफ्राम हमारी बॉडी का मेन मसल है जो हमें सांस लेने में हेल्प कर रहा है, समझ गए नहीं। डायफ्राम बेसिकली करते क्या हैं, इंस्पिरेशन पे ये नीचे की तरफ जाता है, डोम की तरह का ये एक मसल होता है, मीन्स डोम मीन्स गुंबद की तरह का। जब इंस्पायर करते हैं हम लोग तो ये नीचे की तरफ पुश होता है। नीचे की तरफ पुश होने से क्या होगा कि आपके लंग्स इन्फ्लेट होते हैं। तो लंग्स इज़ लाइक ए गुब्बारा। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन किस वजह से हो रही है, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और जबकि एक्सपायरेशन, जैसे हम लोग गुब्बारे को छोड़ दें तो क्या होगा, गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। तो एक्सपायरेशन इज़ ए पैसिव प्रोसेस, ठीक है। लेकिन सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हवा खींच के निकालनी पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर ये जो गुब्बारे वाला काम था, इलास्टिसिटी वो ख़त्म हो चुकी होती है। इस वजह से एयर अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई होती है, एयर अंदर ट्रैप हुई हुई होती है, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम से रिलेटेड एनाटमी के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये इंस्पिरेशन में का मेन इंस्पिरेटरी मसल है। दूसरा, इट्स सप्लाइज बाय फ्रेनिक नर्व, ठीक है। जब फ्रेनिक नर्व का डैमेज हो किसी भी वजह से तो क्या होगा, उस साइड का मसल वो पैरालाइज हो जाएगा, समझ गए नहीं। जो पैरालाइज होगा तो वो मूव ही नहीं करेगा। इस साइड का जो लंग है वो क्या नहीं कर, उस लंग इन्फ्लेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो जब ये वाला मसल नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला मसल पैराडॉक्सिकली ऊपर की तरफ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा तो ये पैराडॉक्सिकली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो डायफ्राम है इसके अंदर एक और ख़ास बात है, ये बॉडी का इम्पोर्टेंट सेपरेशन बाउंड्री भी है। चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी की एक इम्पोर्टेंट बाउंड्री है ये। तो चेस्ट पे से जो स्ट्रक्चर्स निकल के एब्डोमेन में जाने हैं वो आपके डायफ्राम में से गुजरते हैं, लाइक आपकी इसोफेगस, आपकी एओर्टा, ये सारे डायफ्राम में से गुजर के जाते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम अगर डैमेज हो तो क्या हो सकता है कि एब्डोमेन के जो कंटेंट हैं वो चेस्ट कैविटी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एब्डोमिनल ट्रॉमा का पेशेंट मिला है और ऑस्कल्टेशन पे आपको इस साइड पे ब्रेथ साउंड्स की बजाय एब्डोमेन की गुड़ू गुड़ू पैनिक साउंड सुनाई दे रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट का डायफ्राम रप्चर हुआ है, ठीक है। रिलेटिवली रेयर, यूजुअली ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होते हैं, लेकिन पेनिट्रेंट ट्रॉमा भी हो सकता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के अंदर हो सकता है, और लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। मोस्टली पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट पे जहाँ पे डायफ्राम सबसे पतला होता है वहाँ पे ये डैमेज होगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी। प्रेजेंटेशन कैसी होगी कि हमें जब हम चेस्ट की ऑस्कल्टेशन करते हैं तो नॉर्मली हमें क्या सुनाई देगी, ब्रेथ साउंड्स, और ब्रेथ साउंड्स सुनाई देने की बजाय हमें एब्डोमेन की बाउल साउंड सुनाई दें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट को क्या हो गया है, उसका डायफ्राम रप्चर हो गया है, को जो उसकी गट जो है वो ऊपर की तरफ आई हुई है। अच्छा जी, कार्डिक हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी से क्या मुराद है कि आपको पता है कि एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके दरम्यान में क्या होते हैं, वेल्व्स। अगर वेल्व की स्टेनोसिस हो जाए तो क्या होगा, राइट एट्रियम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सॉरी लेफ्ट माइटर स्टेनोसिस हो जाए तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होता है तो उसके पीछे इसोफेगस होती है, इसके पीछे इसोफेगस होती है। तो इसोफेगस जो है ना वो कंप्रेस होना शुरू होगी, कंप्रेस होगी तो जब इसोफेगस कंप्रेस होगी तो पेशेंट को क्या मसला होना शुरू हो जाएगा, खाना नहीं खा होगा, उससे डिस्फेजिया होगा उस पेशेंट को। तो माइटर स्टेनोसिस की एक प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, डिस्फेजिया। जैसे ये हार्ट है,
ये लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आपकी ईसोफेगस को प्रेस कर रहा है। ठीक है, ईसोफेगस को प्रेस होगी तो क्या होगा, डिस्फेरिया होगा पेशेंट को। ठीक है, तो अगर हम पेशेंट का बेरियम स्वेलो करवाएं तो क्या हो सकता है कि हमें फिलिंग डिफेक्ट के तौर पे नज़र आ सकता है कि यहाँ से कंट्रास्ट पतला हो गया है जाते जाते, ये जैसे पूरा मोटा वाली लकीर आनी चाहिए थी, अब सिर्फ पतली सी लकीर आ रही है। अच्छा जी, सर आल्सो लेफ्ट कैन बी कंप्रेस्ड। जी हाँ, ऑल्टरनेट सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट सिंड्रोम। अगर लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट की वजह से पेशेंट की रिकनलिनियल नर्व डैमेज हो, उससे पेशेंट को हॉर्सनिंग ऑफ द वॉइस भी होती है। तो हॉर्सनिंग ऑफ वॉइस, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा जी, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या चीज़ नज़र आती है, हार्ट और लंग्स। ये डायफ्राम है। ठीक है, और डायफ्राम के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस साइड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, एट्रियम, और ये इस साइड पे स्पिरिट वेना केवा, और ये लंग पैरेन्काइमा, क्लेविकल्स, ट्रेकिया, और लंग पैरेन्काइमा से ब्लड वापस आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो ये वाला एरिया पल्मोनरी ट्रंक का है, और हार्ट से ब्लड वापस निकलता है तो एओर्टा से निकलता है, ये आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, मेनली जो पेशेंट जो राइट बॉर्डर है वो किससे बन रहा है, स्पिरिट वेना केवा से और राइट एट्रियम से। जबकि लेफ्ट बॉर्डर किससे बन रहा है, आपकी सबसे ऊपर एओर्टिक आर्च, फिर पल्मोनरी ट्रंक, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि बॉर्डर ऑफ द हार्ट एक्सरे के ऊपर हमें कैसे नज़र आते हैं, किस चीज़ से बनते हैं। अच्छा जी, जो ऑस्कल्टेशन है हार्ट की, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताता हूँ, MTPA, मिट्टी पाओ, MTPA, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और एओर्टिक। अच्छा, ये जो एरियाज़ हैं इनका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये वेल्व्स मौजूद हैं। इनका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इन वेल्व्स की आवाज़ सबसे ज़्यादा वाज़ेह सुनाई देती है। ठीक है, ऑस्कल्टेशन साइट्स वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, माइट्रल एपेक्स पे, ट्राइकस्पिड, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड कह रहा हूँ, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और एओर्टिक जो है वो, पल्मोनरी जो है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे, और एओर्टिक एरिया जो है वो राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। आप मर्मर इज हर्ड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द वेल्व, समझ गए नहीं। अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो ये वो वाले एरियाज़ नहीं हैं जहाँ पे ये वेल्व्स मौजूद हैं। ये एरियाज़ वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे इन वेल्व्स की आवाज़ वाज़ेह सुनाई देती है। ठीक है, MS, MR, AS, AR, पल्मोनरी स्टेनोसिस, AST, VST, ये अब मेडिसिन के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पार्ट 2 के अंदर कोई ना कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ का पेशेंट लाजमी आता होता है। तो ये एक लहदा सेपरेट पूरी दुनिया है। अभी आप सिर्फ इनकी लोकेशन याद कर लें कि किस जगह पे कौन से वेल्व्स की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। ठीक है, अच्छा जी, पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज़ इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती किस वजह से है, हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, दो मेन आर्टरीज से, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी आते साथ ही दो में डिवाइड हो जाती है, सर्कमफ्लेक्स में और एंटीरियर डिसेंडिंग में, जबकि राइट कॉर्नरी आर्टरी आगे जाके मार्जिनल ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है,
तो जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करने के साथ साथ ऐसे नोड को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ऐसे नोड्स की के सप्लाई होने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को राइट कॉर्नरी आर्टरी का इशू हो या राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो तो उससे क्या होगा, ऐसे नोड का मेन का ऐसे नोड एवी नोड का मेन काम क्या है, हार्ट का करंट को कंडक्ट करना। जब हार्ट का करंट सही तरह कंडक्ट नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लॉक्स होंगे, एवी ब्लॉक्स होंगे। इस वजह से पेशेंट को इन्फीरियर वाल एमआई हो तो हम लोग उसके साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट को साथ हार्ट ब्लॉक्स भी होंगे। ठीक है, अच्छा, जो राइट कॉर्नरी आर्टरी की जो मार्जिनल ब्रांच है वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। तो राइट वेंट्रिकल आप लोग देख रहे हैं कि ये हार्ट की बेस बना रहा होता है। ठीक है, और जो इसकी पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच है वो आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। अगर जो एमआई की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन होती है उसको कहते हैं सेप्टल रप्चर। जब भी इस्कीमिया होगा वो एरिया वीक हो जाएगा, वीक होगा तो क्या होगा, उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर पेशेंट को एमआई के बाद कुछ अरसे के बाद नया मरमर प्रोड्यूस हो जाए तो नया मरमर प्रोड्यूस होने की दो रीजंस होती हैं, या उसकी वेलुलर इनकॉम्पिटेंस हुई है या उसको सेप्टल रप्चर हो गया हुआ है। समझ गए नहीं, तो सेप्टल रप्चर किस वजह से हुआ, इस्कीमिया की वजह से वो वीक हो गया था। ठीक है, तो वीएसटी जैसी आवाज़ हो तो अंडरलाइंग काज इज सेप्टल रप्चर जो सप्लाई होता है किससे, राइट कॉर्नरी आर्टरी की इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच से। ठीक है, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी के मेन क्या क्या चार ब्रांचेस हैं जो सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, एसए नोड एबी नोड को, राइट वेंट्रिकल को और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के 1/3 पार्ट को। अच्छा, जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है ये मेनली जाके दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा, जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये आगे दो में डिवाइड होती है, इंटीरियर ये मेन आर्टरी है वो इसकी ना जो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी का हार्ट का मेन पंप है जिसकी वजह से हार्ट पंप कहलाता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हार्ट सप्लाई बंद होगी तो पेशेंट हार्ट फेलियर में जाएगा। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से कम हो रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का डैमेज होगा तो क्या होगा, पेशेंट को पेशेंट शॉक में जाएगा। ठीक है, anterior ventricular artery descends in the anterior ventricular sulcus and provides branches to the anterior third of the anterior heart wall or anterior two-third of the interventricular septum, middle of his or apex of the heart. जबकि circumflex artery winds around the left margin of the heart and the anterior ventricular groove to anastomose in the right coronary artery and supply the left atrium and left ventricle. ठीक है, तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की जो मेन ब्लड सप्लाई है वो सारी किसको है, एपेक्स ऑफ द हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल को। इस वजह से हम लोग कहते होते हैं पेशेंट को जब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो तो उसकी जो इंटरवेंशन है, अगर पेशेंट की एक अकेली एलईडी भी इन्वॉल्व है ना तो उस पेशेंट का कैबेज होता है। इस एलईडी की इस वजह से ज़्यादा सिग्निफिकेंस, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अच्छा जी, जो कंडक्शन सिस्टम एसए नोड राइट कॉर्नरी आर्टरी से, एवी नोड बी राइट कॉर्नरी आर्टरी से, जैसे मैंने हम लोगों ऊपर बात की थी, और जो बंडल ब्रांच होते हैं वो क्या है, वो सप्लाई होते हैं लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से। ठीक है, अगर पेशेंट का आपको कंडक्शन सिस्टम याद हो, सबसे ऊपर क्या होता है, एसए नोड, फिर एवी नोड और आगे आते हैं बंडल ऑफ हिस। एसए नोड, एवी नोड और आगे आते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, एसए नोड और एवी नोड सप्लाई किससे हो रहे हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी से। इस वजह से मैंने क्या कहा था
कि राइट कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेज हो तो पेशेंट को क्या होगा, हार्ट प्लाक्स होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।